सभी का फिर से स्वागत है नई वीडियो में। हम इस वीडियो में अध्याय 7 को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जैक बोर्ड क्लास 7 के बुक को पढ़ रहे हैं, जो झारखंड के स्कूल में क्लास 7 में पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी। ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं और झारखंड के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, खास करके शिक्षक एग्जाम्स, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है सामाजिक समस्याएं। हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो प्रमुख रूप से होती है, जो हम हर दिन देखते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि ये समस्याएं रियल में कितने गंभीर हैं। उसके बारे में क्लास 7 हम सभी को बता रहा है। तो शुरुआत करें। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हर कोई जो है विकसित हो रहा है, चाहे मेंटेलिटी से, चाहे सामाजिक रूप से। परंतु हमारे समाज में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में हमें जानने और दूसरे को सचेत करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जिस बारे में चर्चा करेंगे। हम कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जानेंगे जिनके बारे में हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ देखने सुनने को मिलता है। यह सामाजिक समस्याएं पर दिन हम लोग देखते हैं। ठीक है। इसमें से एक समस्या है बाल शोषण। बाल शोषण का मतलब क्या हो गया? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शोषण करना ही क्या कहलाता है? बाल शोषण कहलाता है। ठीक है। कितने उम्र से? 18 वर्ष के कम बच्चों का अगर आप शोषण कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो वह बाल शोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है। बच्चे निश्छल होते हैं। बच्चे के मन में कोई छल नहीं होता है। ठीक है। उसके व्यवहार में भी निश्चलता दिखाई देती है। कोई छल प्रपंच बच्चे के दिमाग में नहीं होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चे का दिमाग क्या होता है? खाली स्लेट जैसा है, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा है। एक स्लेट जिस पे हम जो भी लिखेंगे वही हम लोग को दिखेगा। परंतु समाज में कुछ विकृत प्रवृत्ति के लोग कभी-कभी उसके साथ अमंजनीय व्यवहार भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, यह निश्चल प्राणी जो है बच्चे, उसके साथ समाज के ही कुछ लोग, विकृत प्रवृत्ति के लोग, जो मानसिक रूप से सही नहीं है, लेकिन समाज में दिखते हैं कि हम सही हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, कभी-कभी बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं। ठीक है। जो मानव का बर्ताव नहीं हो, अमानवीय बर्ताव करते हैं। अब ये अमानवीय बर्ताव में आता क्या-क्या है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आगे जिससे बच्चों का पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चे को पीट रहे हैं, तो क्या होगा? बच्चे के माइंड में इस बात का घर बन जाता है। उसको माइंड में डर बैठ जाएगा। ठीक है। तो वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाएगा, तो बुरा प्रभाव उसके मन में पड़ता है। इसी विकृत प्रवृत्ति के लोगों के अमानवीय व्यवहार की शुरुआत स्पर्श से ही होती है। अब यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले जो है अमानवीय व्यवहार की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? स्पर्श से। सबसे पहले जो विकृत प्रवृत्ति के लोग हैं, वह क्या करते हैं? बच्चों के को छूना प्रारंभ करते हैं, गलत-गलत तरीके से। अब प्रश्न आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन-सा स्पर्श करना सही है, कौन-सा गलत है? तो यह आप खुद से समझ सकते हैं, नहीं तो हम आगे इसको समझेंगे विस्तार से। अतः बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वे बाल शोषण से बच सके। यहाँ पे एक वाक्य है, बच्चों को अच्छे व बुरे स्पर्श का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वे बाल शोषण से बच सके। अब बच्चा को पता ही नहीं है कि कौन सा स्पर्श अच्छा स्पर्श कहलाएगा, कौन सा स्पर्श बुरा स्पर्श कहलाएगा। अगर बच्चे को नहीं पता है, तो उसको हम इस बारे में बता सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा? बाल शोषण से बच्चे बच सकते हैं। आगे स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर कुछ स्टोरी दिया गया है, जिसमें पता चलेगा कि किस तरह से बाल शोषण बच्चों का होता है। ठीक।
अच्छा व बुरा स्पर्श को समझिए। हम लोग को समझना है अच्छा और बुरा स्पर्श किसको बोलते हैं। देखो दोनों प्रकार के स्पर्श को जानने और समझने के लिए कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन परिस्थितियों में आप कैसा महसूस करेंगे, लिखिए। अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में नीचे लिखा गया है, आप खुद इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए, जब आपके माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी आपके जन्मदिन, त्योहार, अच्छे काम के लिए आपको गले लगाते हैं, तो यह कैसा स्पर्श होगा? यह खुशी का स्पर्श होगा। कैसा स्पर्श होगा? खुशी का स्पर्श होगा। ठीक है? आगे है, अच्छे अंक लाने पर आपके माता-पिता, शिक्षक, रिश्तेदार आपकी पीठ थपथपाते हैं, तो यह कैसा होगा स्पर्श? यह सहज स्पर्श होगा। ठीक? अच्छे तरह से जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है स्पर्श से। आप फिर खुशी का भी स्पर्श इसमें दे सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आपने अच्छा नंबर लाया है, तो आप तो ऑलरेडी खुश हैं। आपके मित्र, सहेली आपके कंधों पर हाथ रखकर बात करते हैं, तो यह कैसा हो जाएगा? सहज स्पर्श हो जाएगा। जब आपके मित्र आपके कंधे पर हाथ रख के बात कर रहे हैं, तो सहज स्पर्श हो जाएगा। ठीक? डॉक्टर या नर्स स्वास्थ्य जाँच के लिए आपको छूते हैं, तो यह कैसा स्पर्श हो जाएगा? यह सहज स्पर्श हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है इसको छूने पर। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नहीं जानता और आपके नहीं चाहने पर भी बात करते-करते आपका हाथ पकड़ लेता है या कंधों पर हाथ रखता है या आपके गालों को छूता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले बाल शोषण की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? स्पर्श करने से। और यह व्यक्ति जिसको हम लोग नहीं जान रहे हैं, वह क्या कर रहा है? सबसे पहले हाथ पकड़ रहा है, फिर जो है कंधे पर हाथ रख करके क्या कर गालों को छूने का प्रयास कर रहा है। तो यह कैसा हो जाएगी? असहज। कैसा हो जाएगा? असहज और घबराहट का भी माहौल रहेगा इस तरह स्थिति में। आगे सफ़र करते समय आपके बगल में बैठा व्यक्ति अचानक बार-बार आपसे सटता है या सटने की कोशिश करता है। यह भी असहज हो जाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा, घबराहट होगा कि कौन व्यक्ति है। बाजार, मेला या किसी भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक जगह पर आप खड़े हों और यदि कोई व्यक्ति बार-बार आपसे सटता है, तो यह भी कैसा सटना हो गया? असहज हो जाएगा। आप किसी प्रकारन फिसल कर गिर जाते हैं और कोई व्यक्ति आपको सहारा देकर आपको उठाता है, तो यह कैसा स्पर्श होगा? यह स्पर्श जो है सहज स्पर्श हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वह आपकी मदद कर रहा है। कौन-सा स्पर्श हो जाएगा? सहज स्पर्श हो जाएगा, ठीक है? इन बिंदुओं पर चर्चा व आकलन के आधार पर हम अच्छे स्पर्श और बुरा स्पर्श को समझ सकते हैं। आगे एक चीज और है जिसको समझना जरूरी है कि कब गुदगुदी मतलब क्या होता है? गुदगुदी का मतलब होता है बच्चे का पेट या तो वह सेंसिटिव क्षेत्र जहां पर छूने से बच्चा हंसने लगता है तो खुश होने लगता है। तो हो गया कि कब गुदगुदी बुरा स्पर्श बन जाता है। बच्चा तो हंस रहा है लेकिन कोई परिस्थिति में क्या होगा, यह बुरा स्पर्श बन जाता है। देखिए पहला, गुदगुदी जब बहुत देर तक हो तो यह कैसा होगा? बुरा स्पर्श होगा। गुदगुदी जोर से हो तो वह भी बुरा स्पर्श होगा। गुदगुदी से चोट पहुंचे यह भी। आप रोने लगे यह भी बुरा स्पर्श है। आपको सांस लेने में तकलीफ हो तभी यह क्या है? बुरा स्पर्श है। अजनबी लोग जैसे बस स्टैंड अटेंडेंट, बस चालक और लिफ्ट मैन द्वारा गुदगुदी हो यह भी कैसा है? बुरा स्पर्श के अंतर्गत आता है। यहाँ पर है अच्छा स्पर्श के बारे में बताया गया है। जब हमारा अपना या नज़दीकी व्यक्ति हमें स्नेहवश छूता है। स्नेहवश मतलब क्या हो गया? प्यार से छूता है तो अच्छी भावनाओं की अनुभूति होती है। जैसे प्रेरणा, प्रोत्साहन दे रहा है, स्नेह या फिर सुखद अनुभव। इन उस स्नेह से हमें सहज महसूस करते हैं तथा खुश होते हैं। इन सभी जो है अच्छे स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बुरे स्पर्श में क्या आएगा? बुरा स्पर्श में जब कोई व्यक्ति जो परिचित हो या फिर अपरिचित हो, एक शब्द याद रखेंगे, परिचित। जरूरी नहीं है बुरा स्पर्श सिर्फ अपरिचित हो लोग ही आपको पहुंचा सके। बुरा स्पर्श परिचित लोग भी करवा सकते हैं आपको। ठीक? हमें ऐसे तरीके से छूता है जिससे स्नेह या सुखद भाव का अनुभव नहीं होता है। हम ऐसा असहज महसूस करते हैं। ऐसे स्पर्श से हम डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। उस स्पर्श को तुरंत रोकना चाहते हैं। तो यह बुरा स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है बुरे स्पर्श के कुछ लक्षण बताए गए हैं जिसमें आप असहज महसूस कर रहे हो। ठीक है? इसके अलावा जो है आप डर जा रहे हैं इस स्पर्श से, घबरा गए हैं तो ये क्या होगा? आप रोकना चाहते हैं उसको।
तो बुरा स्पर्श हो गया। जब कोई व्यक्ति आपको स्नेहवश या वात्सल्य भाव से स्पर्श करता है जिससे असहजता महसूस नहीं होती, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु अगर आपको लगे कि किसी के स्पर्श से आप असहजता महसूस कर रहे हो तो घबराएं नहीं, धैर्य से काम लीजिए। उस व्यक्ति का कड़े या प्रभावशाली तरीके से विरोध कीजिए, ना मानने पर हल्ला कीजिए। ठीक है। अगर आपको असहज महसूस हो रहा है किसी के छूने से, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली तरीके से यानी कड़े तरीके से उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, हल्ला करेंगे। ऐसा स्पर्श जिससे आप असहज महसूस करते हैं, अनदेखा नहीं कीजिए। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इस बात को अवश्य बताइए। देखिए यहाँ पर कुछ बात है, अनदेखा नहीं कीजिए, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। अगर कोई व्यक्ति आपको छू रहा है, तो कभी-कभी बच्चे डर जाते हैं कि किसी को बताएँगे तो वह क्या सोचेगा, ठीक है? चर्चा करेंगे। अच्छे स्पर्श के कुछ परिदृश्य हैं, अच्छे स्पर्श क्या होता है उसके कुछ दृश्य दिए गए हैं। जैसे कुछ पल के लिए हाथ मिलाना जिससे असहजता महसूस ना हो, ये क्या है, अच्छे स्पर्श हैं। या स्नेह, ऊपर देखो माथे पर हाथ फेर रहा है, यह भी असहज महसूस नहीं करवा रहा है। देखिए अभिवादन में जो है माथा चूमा जा रहा है। देखो स्नेह पे के लिए पीठ और कंधे पर हाथ लगाया जा रहा है। आगे है देखिए, कस कर गले लगाना जिससे शरीर के निजी भाव दबे और असहजता महसूस हो। बुरे स्पर्श के कुछ परिदृश्य हैं। देखिए अभिवादन व स्नेह से कुछ पल के लिए गले लगाना जिससे असहजता महसूस ना हो। आगे है हाथ पकड़े रहना जिससे असहजता महसूस हो। यह भी जो है सो किसमें आएगा, बुरे स्पर्श में आएगा। कुछ पल के लिए अभिवादन व स्नेह से सीने से लगाना असहजता महसूस ना हो। ठीक है। देखिए चिकुटी काटना जिससे असहजता महसूस हो, यह क्या होगा, बुरे स्पर्श में आएंगे। इसी तरह किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आपको पकड़ना छूना भी बुरे स्पर्श में आते हैं। कोई अनजान व्यक्ति आपको उठा करके अपने गोद में बिठा लेता है या तो भी इधर उधर छूने का प्रयास करता है, तो क्या होगा, यह भी बुरे स्पर्श के अंतर्गत आएंगे। बस स्टैंड पर भी इसी तरह की माहौल होते हैं। यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति अगर उसे सटना कोशिश कर रहा है भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके, तो ही बुरा स्पर्श में आएगा। ठीक है। आगे है छेड़खानी। बुरा स्पर्श के बाद क्या होता है, छेड़खानी पर आते हैं। क्या है, समाज में आए दिन छेड़खानी की समस्या के बारे में सुनने या पढ़ते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा विपरीत लिंग के प्रति कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता है। एक शब्द है विपरीत लिंग के द्वारा। ठीक है। छेड़खानी विपरीत लिंग के द्वारा, अगर कोई ऐसा व्यवहार जिससे आपको अपमानित महसूस हो रहा हो, ठीक, चाहे वो कोई लड़कियां हो, किशोरियां हो, महिलाएं हैं, कोई भी हो, ये तो आप हम लोग सुनते रहते हैं। विपरीत लिंग के बारे में बोला गया है कि अगर कोई आप लड़की हैं और कोई अगर लड़का आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, विपरीत लिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर कोई लड़का है और अगर कोई लड़की या तो महिला आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा हो, तो वह भी छेड़खानी के अंतर्गत आएगा। ठीक। आगे है, इस प्रकार की घटनाएं अधिकतर लड़कियों, किशोरियों व महिलाओं के साथ देखने, सुनने या पढ़ने को मिलती है। छेड़खानी की घटनाएं हमेशा जो है किसके साथ मिलती है, लड़कियों, महिलाओं के साथ ये सब घटनाएं होती हुई दिखती है समाज में। हर जगह हम लोग अखबार में भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की या महिला के द्वारा अगर लड़का के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तो अभी छेड़खानी के अंतर्गत ही आएगा। बच्चों, आज हम लोग मीना और पूनम की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ स्टोरी दिए गए हैं, उससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर छेड़खानी हो गया, बुरा स्पर्श वगैरह होता है किस तरह के हैं, यानी किस लिंग में भी होते हैं, इस सभी चीजों को। मीना स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है। बाहर उसकी सहेली पूनम खड़ी है। मीना ने अपनी सहेली से पूछा, आज किस रास्ते से जाना है? उसने केवल अपना सिर हिलाया। रास्ते में कुछ लड़के उन्हें परेशान करते थे। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के मन में इस भाव का उत्पन्न हुआ कि आज किस रास्ते से जाना है, क्योंकि इसके साथ पहले भी छेड़खानी हो चुकी थी। इसलिए दोनों सहमी थी। लड़के उनको देखकर कभी सीटी बजाते, देखिए देख करके सीटी बजा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अपमानित महसूस हो रही है पूनम और मीना। टिप्पणी करती है और इशारे करते थे, तो यह भी किसमें आएगा, छेड़खानी के अंतर्गत आएगा। कौन कौन से, सीटी बजाना देख करके, फिर टिप्पणी करना और इशारे करना, ये सभी चीजें। कभी कभी लड़के स्कूल तक उसका पीछा भी करते थे।
ठीक है। रास्ता बदल देने के बाद भी इसे परेशानी से छुटकारा नहीं मिला। वह लड़के रास्ता बदल देने के बाद भी, क्योंकि समय का पता हो सकता है लड़के को हो, और वह जो है दूसरे रास्ते में भी जाकर के छेड़खानी करते हो, इस तरह का इशारा करता होगा लड़का, या फिर जिस रास्ते से वो दोनों लड़की जा रही है या तो दूसरे रास्ते से जाना चाह रही है, वहां पर भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग होंगे जो इसके साथ गलत व्यवहार करता होगा। दोनों ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था कहीं उन्हें ही दोषी मानकर उसके माता-पिता उसका स्कूल जाना बंद करा देंगे। ऐसा हमेशा होता है, किसी रास्ते में अगर किसी लड़कियों का छेड़खानी हो रहा है किसी लड़कों के द्वारा, तो आवारा लड़कों के द्वारा, तो माता-पिता क्या करते हैं, डर जाते हैं और सबसे बेहतरीन उपाय वो क्या अपनाते हैं कि बच्ची को स्कूल जाने भेजना ही बंद करवा देते हैं। ठीक है, डर से। लेकिन देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में, वे दोनों पढ़ना चाहती थी। पूनम ने हिम्मत करके अपनी बड़ी बहन को इसके बारे में बताया। पूनम ने क्या की, हिम्मत करके अपनी बड़ी बहन को बताया। क्यों? यहाँ पे भी देखिए क्या था कि हमेशा क्या करना है, आपको अनदेखा नहीं करना है। ठीक है? यहाँ भी पूनम ने कुछ समय के बाद जो है क्या किया, अपनी बहन को बता दी। मीना और पूनम के मन में एक ही सवाल था, जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हम स्कूल जाना क्यों छोड़ें? ठीक है? देखिए अभी भी इसके मन में यह सवाल है कि छेड़खानी के बाद कहीं हम लोग का स्कूल छुड़वा ना दिया जाए। डर है, हम दोनों कब तक डर-डर कर रहेंगे? ठीक है? हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। दोनों ने तय किया कि अपनी शिक्षिका को इसके बारे में बताएगी। अगले दिन वे दोनों शिक्षिका के पास गई और सारी बातें बताई। शिक्षिका ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इसके बारे में अवश्य कुछ करेगी। शिक्षिका ने विद्यालय प्रधानाचार्य और बाल संसद के सदस्यों की इस बात की चर्चा की। प्रधानाचार्य के बारे में आप समझ रहे हैं कि जो स्कूल के प्रमुख हैं, लेकिन यहाँ देखिए बाल संसद के सदस्यों के बारे में भी इसके बारे में बताया। हमने पढ़ा था कि झारखंड के स्कूलों में राजनीतिक ज्ञान के लिए क्या किया गया है, बाल संसद का गठन किया गया है। राजनीतिक ज्ञान के लिए भी नहीं, ताकि समाज की समझ हो बच्चों में। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया था, बाल संसद का गठन किया गया है। तो शिक्षिका ने क्या किया, विद्यालय प्रधानाचार्य और बाल संसद के सदस्यों से इस बारे में बात की, और बाल संसद के बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाई, उन लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अगर अब निष्कर्ष यह निकालिए, अगर पूनम और मीना ने शिक्षिका को नहीं बताई होती या फिर अपनी बहन को नहीं बताई होती, तो क्या वह स्कूल जा पाती? हो सकता है कि स्कूल उसका छुड़वा दिया जाता पहला, या फिर उसके माता-पिता जो हैं कुछ कदम उठाते। लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है, स्कूल छुड़वा दिया जाता है बच्चों का, क्योंकि माता-पिता जो गरीब फैमिली से, वो नहीं चाहते हैं कि जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े या फिर कुछ दबंगई लोग जो बदमाश लोग हैं उसके चक्कर में पड़े। ठीक है? आगे है छेड़खानी का किसी व्यक्ति लड़का-लड़की पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव निम्न हैं। देखिए क्या प्रभाव पड़ेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्या व्यापक प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में बताया गया है। छेड़खानी का ना सिर्फ शारीरिक प्रभाव पड़ता है, बल्कि गहरा मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। मानसिक प्रभाव पड़ता है मतलब यह हो गया कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कोई बच्चा अगर आपके साथ छेड़खानी किया है, कोई लड़का छेड़खानी किया है, कोई व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी किया है, तो आप स्कूल में सही से नहीं पढ़ पाएँगे, क्योंकि वहाँ पर आपका मानसिक ह्रास हुआ है, मानसिक प्रभाव दबाव पड़ा है, आप उसके बारे में पूरे स्कूल में सोचते रहेंगे। पीड़ित व्यक्ति अपराध बोध महसूस करता है, लेकिन यहाँ देखिए एक बात है, पीड़ित व्यक्ति अपराध बोध भी महसूस करता है, जिससे कि लड़कियां क्या सोच रही थी, पीड़ित थी। मीना और पूनम पीड़ित थी, लेकिन फिर भी वह अपराध बोध ये समझ रही थी कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन स्कूल छोड़ना ना पड़ जाए, सोच रही थी। या फिर किसी केस में अपनी ही गलती जो है पीड़ित मानना शुरुआत कर देते हैं। आगे जिसके कारण उसके आत्मविश्वास में कमी आती है, दोषी नहीं रहते हुए भी अपने आप को दोषी मान लेता है। आगे के केस में हम दिखाएंगे कि कैसे दोषी नहीं रहते हुए भी दोषी अपने आप को मान लेता है। डर, असुरक्षा, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में ध्यान न लगना, संकोच, एकाग्रता में कमी, तनाव, नींद नहीं आना जैसे मानसिक प्रभाव पड़ते हैं। ये सब चीजों का मानसिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, किससे, छेड़खानी से। आगे है छेड़खानी का किशोरियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छेड़खानी की जो समस्या है अधिकतर ज्यादा लड़कियों में ही होती है।
कभी-कभी माता-पिता जब छेड़खानी के विरोध में कुछ नहीं कर पाते, तो लाचार होकर लड़कियों का स्कूल जाना बंद करवा देते हैं, ठीक? घर से बाहर निकलना भी बंद करवा देते हैं। लड़कियों की सुरक्षा के लिए माता-पिता चिंतित रहते हैं, इसलिए वे लड़की की शादी जल्दी करा देते हैं, ताकि वे चिंता मुक्त हो सके। क्या-क्या समस्याएँ होती हैं छेड़खानी से? माता-पिता चिंतित होते हैं, स्कूल भी छोड़ना पड़ता है लड़की को, चाहे लड़की कितनी भी मेधावी क्यों नहीं हो, कितना भी पढ़ने में तेज़ क्यों नहीं हो। अब घर से भी निकलना बंद करवा देते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लड़के अगर उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी करे, तो लड़का तो पकड़ा जाएगा, लेकिन हमारा जो समाज है, वो लड़की को ही दोषी मानता है। जब भी कोई लड़का उसके शादी के लिए आएगा लड़की के पास, तो इस समस्याओं के बारे में उसको पता चलेगा और वह लड़की को ही दोषी मानकर क्या करेगा? शादी से पहले ही पीछे हाथ खींच लेगा। इसीलिए क्या करता है, लड़कियों का उसके माता-पिता क्या करता है, जल्दी भी शादी करवा देते हैं, ताकि ये सभी जो है समस्याएँ लड़की पर जो दाग है लड़की पर ना पड़े, जबकि लड़की का कोई दोष नहीं है, ठीक? आगे है, किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत लिंग के प्रति अथवा किसी लड़के या किसी लड़की द्वारा किया गया ऐसा बर्ताव या व्यवहार जो किसी लड़के या लड़की को अच्छा ना लगे तथा जिससे वह अपनों को अपमानित महसूस करे, छेड़खानी है। ठीक है? सबसे पहली है कि विपरीत लिंग के द्वारा या फिर कोई लड़का किसी लड़के के साथ ही या फिर कोई लड़की किसी लड़की के साथ ही कोई ऐसा व्यवहार करे जो लड़का और लड़की को अपमानित महसूस कराए, उसको हम छेड़खानी के अंदर रखेंगे। ठीक है? ज़रूरी नहीं छेड़खानी सिर्फ़ विपरीत लिंग वाले का ही होता है, सेम लिंग में भी हो सकता है। अब है शोषण। शोषण एक विस्तृत किंतु छुपी हुई सामाजिक समस्या है। ठीक? बहुत बड़ा है शोषण का दायरा और ये छुपी हुई सामाजिक समस्याएँ हैं, जिसके प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। विशेषकर जब एक लड़का-लड़कियाँ किशोर-किशोरियों से जुड़ी हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि शोषण जैसी समस्याओं को पहचानें और उसका सामना करने व सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक हों तथा दूसरों को भी जागरूक करें। रीना व रोहन की कहानी पढ़िए, ठीक है? रीना और रोहन की कहानी नीचे दी गई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले सफीना की कहानी दी हुई है। सफीना की कहानी को हम लोग पहले पढ़ते हैं। 10 साल की सफीना अपने माता-पिता, भाई-बहन और चाचा के साथ रहती है। सफीना को अपने चाचा से काफ़ी लगाव है, फैमिली मेंबर हैं। चाचा के साथ सफीना रहती है, माता-पिता सबके साथ, चाचा से व्यापक लगाव है सफीना का, ठीक है? वह अपने चाचा के साथ खुश रहती है। वह अपने चाचा के साथ खेलती है, बाल खींचती है व उन्हें गुदगुदी भी करती है। यहाँ तक सारा सही है, ठीक? एक दिन सफीना स्कूल से घर आती है, तो उसने देखा कि उसके माता-पिता, भाई-बहन घर में नहीं थे। सारे कोई घर में नहीं थे, ठीक? माता-पिता रिश्तेदार के घर, भाई-बहन खेलने चले गए थे, वो अपने चाचा के साथ खेलने लगे। पहले भी चाचा के साथ खेलते थे, डेली रूटीन था, अभी भी चाचा के साथ खेल रहे हैं। खेलते-खेलते चाचा के स्पर्श में सफीना को कुछ असहज सा महसूस हुआ। खेलते-खेलते सफीना को एक बात का ध्यान आया कि जिस तरह से चाचा पहले हमारे साथ व्यवहार करते थे, मुझे स्पर्श करते थे, छूते थे, आज उसमें कुछ बदलाव है। ठीक है? क्या हुआ? असहज महसूस हुआ किसको? सफीना को। असहज महसूस हुआ। ठीक? और उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ और वह कुछ समझ ही नहीं पाई कि जो इस तरह का स्पर्श हुआ मेरे साथ हुआ ही क्या है, क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी। उसे इस बारे में पता ही नहीं है कि इस तरह के छूने को हमको गलत कहना है या फिर नहीं कहना है। इसीलिए तो इस चैप्टर को क्लास 7 में रखा गया है। ठीक है? वह डर गई और वो पीछे हटकर रोने लगी। वह लड़की क्या की? सफीना डर गई। जबकि लड़की का यानी सफीना का कोई दोष नहीं था। सारा दोष जो है किसका था? उसके चाचा का था। रोने लगी। अब उसके चाचा ने उसे चुप कराते हुए इस बात सब के बारे में किसी को बताने के लिए मना किया और उसे मिठाई के दुकान पर ले जाकर मिठाई खिलाई। अब बच्ची थी, उसे बहलाने-फुसलाने के लिए उसने क्या किया, चुपचाप मिठाई खिलाने के लिए दुकान ले गई हर दिन की तरह और यह भी बताई कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना है। इस घटना के बाद से सफीना चुपचाप रहने लगी और सोचने लगी, अगर वह किसी को बताती तो पता नहीं माता-पिता क्या सोचेंगे,
ठीक है? अब इस बात पर गौर करेंगे कि अगर वह किसी को बताती है तो उसके माता-पिता क्या सोचेंगे? आपको लग रहा होगा कि सफीना इस बारे में सोच रही है कि अपने चाचा के बारे में क्या सोचेंगे उसके चाचा के बारे में? तो नहीं, सफीना अपने आप के बारे में सोच रही है कि अगर हम इस तरह बताएँगे अपने माता-पिता को, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे मेरे माता-पिता, ठीक है? समझ पा रहे हैं मेरा बात? तो अपने माता-पिता के बारे में सोच रही है सफीना कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो, जब हम अपने चाचा के बारे में बताएँगे। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि सफीना का कोई भी दोष नहीं था, सारा दोष उसके चाचा का था जो स्पर्श कर रहा था। यहाँ पे प्रश्न है जिस पे आपको चर्चा करना है, चाचा का व्यवहार सफीना के प्रति कैसा था? ठीक है? पहला यह क्वेश्चन पर हम भी चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। दूसरा, सफीना की जगह आप होते तो क्या करते? पहला देखिए इस पे चर्चा करते हैं, चाचा का व्यवहार सफीना के प्रति कैसा था? तो चाचा का व्यवहार जो है सफीना के प्रति बहुत अच्छा था, लगाव था। ठीक, इस स्टोरी को इस बुक में देने का मतलब यह था कि परिवार में भी छेड़खानी होती है, ठीक है? बुरा स्पर्श परिवार में भी होता है, इस बारे में यहाँ पे यही बताया गया है। जबकि आप उसके चाचा उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। अगला है, सफीना की जगह आप होते तो क्या करते? ठीक, अगर सफीना की जगह आप इस स्टोरी को पढ़ने से पहले होते, तो आप क्या करते? आप भी अपने आप को दोषी महसूस करते। लेकिन अगर आप इस स्टोरी को पढ़ लिए हैं, क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, तब आपको इस बारे में पता है कि इस बारे में आपको सबसे पहले अपने परिवार में बताना है। ठीक? ये आगे रोहन की कहानी जैसा कि अभी ऊपर में दिया गया था उसको पढ़ते हैं। रोहन 8वीं कक्षा का छात्र है। वह अपने माता-पिता व 2 बड़ी बहनों के साथ बंबुडू में रहता था। मोहित रोहन का चचेरा भाई है। कौन है? मोहित रोहन का चचेरा भाई है जो 18 वर्ष का है। वो रांची के एक कॉलेज में पढ़ता है। कौन? मोहित पढ़ता है कहाँ? रांची कॉलेज में। उसकी वेशभूषा अच्छी है और अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। रोहन उससे प्रभावित होता है। ठीक है? सभी भाइयों में प्रभाव तो होता ही है। ठीक? वह उसके बड़े भाई कॉलेज में पढ़ रहा है मोहित और वह रांची में पढ़ रहा है, तो आ करके अपने भाई के साथ तो खेल-कूद करता है तथा उसे अपना आदर्श भी मानता है। किसको? अपने भाई को कि हमको उसके जैसा बनना है। इस बात पर गौर करेंगे, आदर्श भी मानता है। रोहन बहुत खुश है क्योंकि मोहित दशहरा की छुट्टी में 10 दिनों के लिए उसके घर रहने आया है। मोहित ने रोहन को अपने मोबाइल में गाना सुनाया और अपने मोटरसाइकिल पर उसे घुमाया। एक दिन रोहन सो रहा था, उसे अपने बगल में किसी के होने या छूने का आभास हुआ। जब सो रहा था, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उसके बगल में है और छू रहा है। बगल में होना बुरा नहीं है, बल्कि उसको छू रहा है, जिससे वह असहज महसूस होने लगा। किसी को छूना असहज महसूस हुआ होगा रोहन को? तो नहीं। ऐसे शारीरिक जगह पे छुआ गया होगा जो हम लोग क्या करते हैं, सही नहीं मानते हैं। तभी तो रोहन को असहज महसूस हुआ होगा। यह जान करके रोहन क्या गया? जग गया। उसने देखा कि यह मोहित है तो उसे हैरानी हुई। रोहन किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने से डर गया। उसके इस व्यवहार से रोहन को काफ़ी असहजता महसूस हुई। ठीक है? रोहन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया, डर गया वो कि अब क्या होगा मेरे साथ? और उसने क्या किया? लेकिन उसको अपने आप में जो है सो असहजता महसूस हुई, अपमानित महसूस हुआ। किसको? रोहन को। वो अभी बच्चा ही है। उस दिन रोहन चुप रहने लगा और घर के सदस्यों से अलग रहने लगा। देखिए कैसा मानसिक प्रभाव पड़ा बच्चे पर। ठीक? इस घटना के लिए वह स्वयं को दोषी मानने लगा। इस घटना के लिए उसने क्या किया? स्वयं को दोषी मानने लगा क्योंकि रोहन जो है छोटा था, गाँव में पढ़ रहा था। मोहित जो है जो कॉलेज में पढ़ रहा था। अब रोहन को इस बात का लग रहा है कि ऐसा होता होगा क्योंकि मेरे बड़े भाई जिसको हम आदर्श मान रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। ठीक है? तो ये सही ही होगा क्योंकि मेरा भाई तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। ठीक? एक दिन हिम्मत करके उसने घटना के बारे में अपनी बड़ी बहन को बता दिया, इसके बारे में। पूरी बात सुनने के बाद उसकी बहन ने उसे मोहित से दूर रहने के लिए कहा। क्या हुआ? होगा। हो सकता है कि एक दिन ऐसा हुआ। अब हो सकता है कि यह जो है रोज़ चल रहा हो दोनों के बीच जब तक वह दुर्गा पूजा में रहा तब तक। इसे तंग आकर के रोहन ने क्या किया होगा? उसने अपनी बड़ी बहन को बता दिया। ठीक है? तो उसने हिदायत दी बड़ी बहन ने कि तुम मोहित से दूर रहो। यह भी समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है।
अभी तक रोहन जो अपने आप को दोषी मान रहा था, उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए वो अपने आप को दोषी ना माने। देखिए किस तरह से सामाजिक प्रभाव मतलब सामाजिक समस्याएं जो है बच्चों के मानसिक प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, इन पे और चर्चा करेंगे। कई दिनों के बाद जब रोहन सो रहा था, तब उसे किसी के बगल में होने का आभास हुआ। वह झट उठकर बैठ गया। अब उसने देखा कि वह मोहित है, तो ऊंची आवाज में कड़ी फटकार लगाई और मोहित को अपने घर से दूर जाने को कहा। तेज आवाज सुनकर घर के लोग जग गए। रोहन ने अपनी असहजता के बारे में अपने माता-पिता को बताया। देखिए, जब उसने अपनी बड़ी बहन को बताया, तो बड़ी बहन ने उसके मनोबल को बढ़ाया। उसने कहा कि तुम इसके लिए दोषी नहीं हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ठीक है? इस बार जब मोहित उसके साथ इस तरह के व्यवहार करने के लिए आए, तो उसने क्या किया? उसको कड़ी फटकार लगाई और कड़ी फटकार लगाने के बाद क्या हुआ? इस तरह से रोहन जो है उसका आत्मविश्वास बढ़ा रोहन का कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ठीक है? इस घटना के बाद मोहित को शर्म महसूस हुई और वह तुरंत वहां से चला गया। और उसने क्या किया? रोहन ने अपने माता-पिता को भी इसके बारे में बताया। अब देखिए रोहन ने क्यों असहज महसूस किया? क्योंकि जिस तरह से उसे पहले छुआ जाता था मोहित के द्वारा, उस तरह से ना छू करके गलत तरीके से छुआ जाने लगा। हुँ? ठीक है? आगे रोहन चुपचाप और अलग रहने लगा। क्यों? क्योंकि रोहन अपने आप को दोषी मान रहा था कि यह सब जो मोहित हमारे साथ कर रहा है, उसमें मेरा ही दोष है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सही है, कि गलत है। ठीक है? आगे रोहन की जगह वह आप होते तो क्या करते? यह जो है जवाब हर किसी का अलग-अलग हो सकता है, आपके ऊपर है यह जवाब देना। अब इस तरह की अगर घटनाएँ हो रही है तो क्या कर सकते हैं? उससे बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं। किसी प्रकार की घटनाओं को छुपाएँ नहीं। एक चीज़ और यहाँ पे इस पे चर्चा करना हम भूल गए हैं। रोहन की कहानी से आपको क्या पता चल रहा होगा? रोहन और मोहित रोहन और मोहित जो है चचेरा भाई है। इसके पहले सफीना के स्टोरी में उसके चाचा थे। जिससे हाँ, यह निष्कर्ष नहीं निकालना है कि सारा चचेरे भाई, चाचा ये सभी चीज़ें इस तरह के से रिलेट नहीं कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि पहले जो है चाचा थे जो अच्छा व्यवहार कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद उससे बुरा स्पर्श करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वहाँ पे विपरीत लिंग था, ठीक है? लेकिन यहाँ सेम लिंग है देखिए, मोहित और रोहन जो है दोनों मेल है, फिर भी इस तरह के व्यवहार हो रहे हैं। तो ये स्टोरी यह बताना चाह रहा है कि सेम लिंग में भी इस तरह की समस्याएँ होती है। और अगर ये आपके साथ भी हो रहा है, तो आप यह ना सोचें कि इसमें जो है कोई दोषी है या नहीं है। यानी इसमें गलत ठहरा है या नहीं ठहरा है या नहीं सोचना है। इसमें दोषी आप ठहरा सकते हैं और उसे फटकार लगा सकते हैं। ठीक है? बिना अपराध बोध के माता-पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को अवश्य बताएँ जैसा कि उस रोहन ने क्या किया? अपनी दीदी को बताया। गलत व्यवहार को ऊँची आवाज़ व प्रभावशाली तरीके से विरोध कीजिए। गलत व्यवहार आपके साथ हो रहा है तो विरोध कीजिए। इससे क्या होगा अगल-बगल के लोग भी आपके समर्थन में आएँगे। कि फिर सामने वाला जो है आपसे डर जाएगा कि यह मेरा विरोध कर रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से ली गई तस्वीर का गलत इस्तेमाल करने की धमकी दी जाती है, तो अपने माता-पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को भी बताएँ। हो सकता है आप सहज तरीके से कभी हैं और आपका फ़ोटो कोई दोस्त आपका ले रहा है और आपको धमकी दे रहा है, तो इसके बारे में भी आप अपने किसी माता-पिता या विश्वसनीय व्यक्ति जिस पर विश्वास कर सकते हैं, उसको बताएँ। इस तरह का करना बिल्कुल गलत है, वायरल करना फ़ोटो किसी का भी गलत है। कोई लड़का अगर नहा रहा है, आप उसका फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और वह लड़का चाह रहा है, जिसका आपने फ़ोटो क्लिक किया है, कि यह फ़ोटो किसी और के पास ना जाए और आपने उस फ़ोटो को अपने स्कूल के फ्रेंड ग्रुप में भेज दिया, जहाँ पे बहुत सारे लड़का और लड़की लोग हैं, तो वहाँ पर वह लड़का जो है असहज महसूस करेगा। आपके लिए वह 1 मिनट का जो है हँसी-मज़ाक का हो सकता है, लेकिन बाद में उस फ़ोटो को दिखा करके दूसरे लड़के के साथ जिसका वह तस्वीर है उसके साथ जो है मज़ाक किया जाएगा। इससे बच्चे पर मानसिक प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक है? अब समाज से वह दूर हो जाएगा। इस घटनाओं को मौन रहकर सहने से अपराध बोध या तनाव बढ़ता है, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। अगला, विद्यालय में प्राचार्य व बाल संसद के सदस्यों द्वारा मदद ली जानी चाहिए, इस तरह का अगर कोई कर रहा है तो। अब इसके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है सरकार के द्वारा। सरकार आपके साथ है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। 1098 जो है ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। किसी के साथ अगर बाल शोषण हो रहा है, बाल शोषण का मतलब यह हो गया कि कोई बच्चा जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसका शोषण हो रहा है, ज़रूरी नहीं उसके साथ इस तरह का ही शोषण हो सकता है। बाल शोषण में मारपीट करना,
बच्चे से काम करवाना ज़बरदस्ती, यह भी बाल शोषण के अंतर्गत ही आता है। पुलिस कंट्रोल रूम नंबर जो है 100 है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अब महिलाओं के लिए जो है महिला पुलिस थाना इसलिए अलग से रखा गया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है इन सभी घटनाओं के बाद किसी पुरुष मतलब कोई और थाना अगर रहे, महिलाओं के लिए सेपरेट अगर थाना नहीं रहेगा तो कोई भी महिला जा कर के वहाँ पे अपने बारे में कैसा व्यवहार उसके साथ हुआ नहीं बता पाएगा, जबकि महिला अगर सामने हो तो वहाँ बताना थोड़ा सहज रहेगा। ठीक है। पूर्व वर्णित पूर्व वर्णित समस्याओं को ऐसे पहचान कर हम सतर्क रह सकते हैं। पहले से जो वर्णित समस्याएं हैं ऊपर में पढ़े हैं उसको हम ऐसे पहचान कर सकते हैं। कैसे देखिए, पहले से ही ठीक कैसे पहचान करें, व्यक्ति के व्यवहार को पर ध्यान दीजिए, इससे हम पता कर सकते हैं। व्यक्ति के स्पर्श या उसके हाथ मिलाने के तरीके से उसके सोच को जाना जा सकता है पहले से ही। अनावश्यक मेलजोल बढ़ाना, अगर आपके साथ अनावश्यक मेलजोल कोई बढ़ा रहा है तो उससे आप समझ सकते हैं। बिना कारण बार बार घर आना, अपने घर बुलाना यह सभी समस्याएं भी है। बिना कारण के उपहार देना, लालच देना तथा अनावश्यक बड़ाई भी करना भी क्या है, या पहले से पहचान आप कर सकते हैं। अकेले में मिलने का प्रयास करना या घुमाने की कोशिश करना, ज़रूरत से ज़्यादा सहानुभूति भी दिखाना, अकेला देखकर आपके आसपास चक्कर काटना, मौका देखकर भी अभद्र व्यवहार और अश्लील बातें करना, ये सभी समस्या अगर पहले से आप देख रहे हैं पहले से तो आप सतर्क रह सकते हैं। आगे है बाल शोषण, छेड़खानी एवं शारीरिक शोषण संबंधित कानून। अब जो शोषण हो रहा था या भले आप माता पिता को बता दिए, लेकिन क्या इसके लिए कोई कानून है? जैसे कि पूनम और मीना की स्टोरी थी, बच्चा स्कूल जा रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कानून है। क्या कानून है? तो भारतीय कानून के तहत महिलाओं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना होने पर दोषी व्यक्ति को 3 महीने की सजा होती है। पहला, किसी व्यक्ति या किसी महिला या लड़की को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीर, किताबें या पर्चियां दिखाने वाले व्यक्ति की पहली बार दोषी पाए जाने पर सश्रम कारावास की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना देना होता है। अपराध दोहराने पर अपराधी को 5 साल का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना देना होता है। जैसा कि वही पूनम और मीना के केस में हुआ था, बच्चे गलत गलत इशारे कर रहे थे दोनों को स्कूल जाते टाइम। हो सकता है अगर आप गलत तस्वीर भी बच्चों को दिखा रहे हैं, अगर महिला और लड़की को अश्लील साहित्य भी दिखा रहे हैं, तो वह भी क्या होगा, उसमें भी आपको जो है छेड़खानी के केस में कारावास हो सकती है। इसमें क्या जो है दोषी पाए जाने पर क्या जुर्म है? सश्रम कारावास, यानी आप कारावास में तो रहेंगे, इसके साथ आपको वहाँ पर काम भी करना पड़ेगा और 2000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। अपराध दोहराने पर अपराधी अगर यह अपराध बाहर निकलने के बाद फिर से अपराध करते हैं तो आपको 5 साल की सज़ा होगी और फिर 5000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। भारतीय दंड संहिता धारा 294 के तहत सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने, अश्लील गाने बजाने, अभद्र इशारे और तीखी टिप्पणियां करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष के कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। जरूरी नहीं सामने अगर कोई महिला और लड़की हो और उसको आप गलत साहित्य और तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें ही आप दोषी हो सकते हैं। अगर आप गलत गाना बजा रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत भी कर रहे हैं, तब भी आपको दोषी ठहराया जा सकता है और आपको सजा हो सकती है। आईटी कानून 2009 के धारा 66A के तहत यदि कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ईमेल के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने, धमकाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल की सज़ा, कारावास और जुर्माना हो सकता है। अगर आप किसी फेसबुक से हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से अगर किसी को धमकी दे रहे हैं, कोई गलत साहित्य वगैरह भेज रहे हैं, कुछ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, अगर सामने वाला अगर महिला आपके खिलाफ अगर केस कर देता है या तो फिर पुलिस में कंप्लेन करता है तो उसमें भी आपको 3 साल के सज़ा और जुर्माना हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 509 के अंतर्गत किसी महिला लड़की को अपमानित करने के लिए कोई अभद्र बात बोलता है तो इसे अपराध के दायरे में रखकर दंड दिया जा सकता है। ठीक है, कोई गलत बात बोलना भी अपराध के दायरे में रख करके आपको दंड दिया जा सकता है। लैंगिक अपराधों से लड़कों को संरक्षण हेतु, बालकों को संरक्षण हेतु अधिनियम 2012 के तहत सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। ठीक है, बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम 2012 में आया था। इसके अलावा इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले छेड़छाड़ और शोषण
अपराध के मामले में कानून के तहत अलग अलग सज़ा का भी प्रावधान है। इसमें जो है 7 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा तथा अर्थदंड को भी लगाया जा सकता है। अर्थदंड का मतलब होता है सज़ा के तौर पर आप जेल में तो रहेंगे, उसके लिए ऊपर में पैसा भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, भारी भरकम। किसी महिला लड़की का पीछा करना, उसके मना करने के बावजूद उसे संपर्क करना भी दंडनीय अपराध के दायरे में आता है। अगर कोई लड़की जो है, अगर आपने उसको कोई बहलाने फुसलाने की कोशिश किया, अगर उसने आपका विरोध कर दिया है, चाहे वो कोई भी लिंग का हो, चाहे लड़का हो लड़की का हो, अगर यह कंप्लेंट जाता है तो पुलिस क्या करेगा, आपको दंडनीय अपराध के दायरे में रख करके जो है सज़ा देगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरी तरह से हमने क्लियर कर लिया है, पूरी तरह से पढ़ लिया, ठीक। अगर इस समस्याओं के बारे में अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है सो कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर से निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। खास करके जेएसएससी के एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं और जेटेट का तैयारी आप कर रहे हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपको झारखंड के स्कूल में जो बुक अभी चल रहा है प्रेजेंट में, उसी के बुक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसा कि सहायक आचार्य में आप देख सकते थे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी।